नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। अगर यूरोप जंग चाहता है तो हम भी तैयार हैं। यूरोपियन देशों की शांति की कोई योजना है ही नहीं, वो सिर्फ युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह बयान कल यानी 3 दिसंबर को पश्चिमी मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरा। यूरोप और रूस के बीच खिंची ये तनातनी सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के उस संघर्ष की गूंज है जिसे थामने की कोई ठोस कोशिश यूरोप की ओर से भी नहीं दिख रही। और यह बयान उन्होंने उस समय दिया जब वो भारत दौरे पर आने से ठीक एक दिन दूर थे। एक ऐसा दौरा जिसे पश्चिम हमेशा संशय, आलोचना और बेचैनी की नजर से देखता है। आज जब पुतिन भारतीय धरती पर उतरे हैं तो केवल एयरपोर्ट पर कदम नहीं रख रहे हैं, बल्कि वैश्विक राजनीति के समीकरणों पर एक नई रेखा खींच दिए हैं। पुतिन आज यानी 4 और 5 दिसंबर को हिंदुस्तान में होंगे, जहां वो इंडिया रसिया एनुअल समिट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। पुतिन ने यूरोप पर जो बयान दिया है वो उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। फ्रस्ट्रेशन ये नहीं कि यूक्रेन वॉर मुसलसल चलती जा रही है, बल्कि फ्रस्ट्रेशन यह कि यूरोप कोई सॉल्यूशन निकालता दिख भी नहीं रहा है। अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन वॉर के लिए पीस प्लान पेश किया था। पहले यूरोप ने कहा कि हाँ, हम भी राजी हैं। अब यूरोप की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ चेंजेस जरूरी हैं। कुछ बिंदुओं को उन्होंने बताया कि रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। इस पर रूस ने कई बार कहा है कि ये लोग यूक्रेन के लिए बस टाइम बाय कर रहे हैं, जंग के एक नए दौर की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए 3 दिसंबर को पुतिन ने भी कह दिया कि अगर यूरोप जंग ही चाहता है तो रूस जंग के लिए तैयार है। पुतिन के इस बयान से पूरा पश्चिमी जगत एकजुट हो गया है। पूरा टेंशन इस समय पुतिन पर ही है। उनके हर कदम, हर पल, हर बयान को अमेरिका और यूरोप में बैठे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ऐसे माहौल में जब पुतिन हिंदुस्तान की धरती पर लैंड करेंगे तो पश्चिमी जगत में दौरा और करीब से देखा जाएगा। ये बात बिल्कुल तय है। भारत और रूस के बीच इस तरह की हाई लेवल मीटिंग्स को पश्चिमी दुनिया आलोचनात्मक दृष्टि से देखती रही है, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद स्थिति बदली है और ट्रंप के आने से भारत के पश्चिम और खास तौर पर अमेरिका से रिश्ते बदल गए हैं और ये कह सकते हैं कि कुछ खराब हो गए हैं। आप याद कीजिए, पिछले साल जुलाई में पीएम मोदी रूस पहुंचे थे तो पश्चिमी दुनिया से बड़ा तगड़ा रिएक्शन आया था। यूरोप पूछने लगा था कि भारत को यूक्रेन वॉर में अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत को रूस के साथ अपने रिश्ते स्पष्ट करने चाहिए। अब जब अमेरिका ने रिश्तों का स्पष्टीकरण मांग ही लिया था तो भारत की तरफ से भी बयान आया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम एक मल्टीपोलर दुनिया में रह रहे हैं। मतलब आप एक इकलौते सुपर पावर नहीं हैं, कई पोल्स हैं दुनिया में। हर किसी के पास चॉइस है, वो अपने रिश्ते खुद बनाए, खुद बढ़ाए। पुतिन से मिलने पर भारत और अमेरिका के बीच हुई सूत्रों से हमें जो जानकारी है, रूस भी पहुंची और लगता है ये बात रूस को अब भी अच्छी तरह से याद है। तभी पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि जिस तरह हमारे रिश्ते चीन के साथ गहरे हैं, मजबूत हैं, उसी तरह हमारे रिश्ते भारत के साथ भी हैं। अब यह भारत पर निर्भर करता है कि वह इन रिश्तों को किस हद तक आगे ले जाना चाहता है। भारत जिस हद तक सहयोग बढ़ाएगा उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि पेस्कोव ने दबी छिपी अंदाज में कोई बात कही हो। भारत को पश्चिम के दबाव में आजाद होना ही चाहिए। उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि हम समझते हैं कि भारत पर दबाव है। हमें अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। हमारे संबंध किसी तीसरे देश के प्रभाव से मुक्त होने चाहिए। हमें अपने संबंधों को सुरक्षित रखना होगा। हमें अपने उस व्यापार को भी सुरक्षित रखना होगा जो दिनों देशों के हक में है। किस व्यापार की बात कर रहे हैं ये तो पता नहीं। तेल तो लेना अब कम हो गया है। ये बात किसी हल्के आदमी ने की तरफ से भी नहीं गई है। दमित्री पेस्कोव प्रेसिडेंट पुतिन के प्रवक्ता हैं। उनका काम ही है कि पुतिन जो कह रहे हैं वो दुनिया को बताएं, यानी भारत और रूस के साथ दोस्ती बढ़ाएं और किसी तीसरे देश के दबाव में भी ना आए। ये बात एक तरह से पुतिन की तरफ से भी आई है, यानी भारत को रूस से दोस्ती बढ़ानी चाहिए और किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं आना चाहिए। ये बात एक तरह से पुतिन ने ही कही है। आज यानी 4 दिसंबर को पुतिन हिंदुस्तान में है
प्रधानमंत्री के साथ डिफेंस डील साइन कर सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि S-500 Su-57 वगैरह को लेकर उस पर हम बाद में स्पष्टता देंगे अपनी। इसके अलावा लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रिलास यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट वगैरह पर भी बात होगी। रिलास पर भी बात हो ही सकती है। रूस की संसद डूमा ने जो उसका जो निचला सदन है वहां से हरी झंडी मिल गई है, रेटिफाई हो गया है। अब समझौता अगले चरण में जाता है। तो रूस की सेना की जरूरत पड़ने पर भारत और भारत की सेना की जरूरत पड़ने पर रूस के जो ठिकाने हैं, जो बंदरगाह हैं, फ्यूज सर्विस वगैरह का एक्सेस ले पाएंगी। मतलब भारतीय नौसेना का जहाज आर्कटिक या रूस के फार ईस्ट तक जा सकता है। उसे रूस के बेस पर रुकने, स्पेयर्स वगैरह करने, राशन ईंधन लेने की सुविधा मिल जाएगी। और रूस को भी यही ट्रीटमेंट इंडिया ओशन रीजन में मिलेगा। वो हिंदुस्तान के किसी बेस पर आ पाएंगे। ऐसा समझौता भारत ने अब तक प्रमुखतया यूएस के साथ किया है। लेम्बुआ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस वगैरह के साथ भी इस तरह के समझौते हालांकि हुए हैं। अब रूस के साथ भी इस तरह का समझौता हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुतिन के भारत दौरे पर क्या क्या और हो सकता है, कौन सी डील साइन हो सकती है, और अंत में जानेंगे कि इस दौरे से विश्व राजनीति में क्या फर्क जाएगा। सबसे पहले बताते हैं पुतिन का भारत में शेड्यूल किस तरह का रहेगा। 4 दिसंबर को पुतिन शाम के दिल्ली लैंड करेंगे। रात में प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री मोदी के साथ डिनर होगा और फिर अगले दिन यानी 5 दिसंबर को असल प्रोग्राम शुरू होंगे। सुबह राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, आधिकारिक स्वागत होगा। इसके बाद वो राजघाट जाएंगे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। करीब 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हैदराबाद हाउस में 23वां इंडिया रसिया एनुअल समिट होगा। कुछ पेपर वर्क यहीं हो जाएगा, डायल सीन हो जाएंगी, ज्वाइंट स्टेटमेंट आ सकते हैं। जो होना है वैसे पहले से तय हो चुका होगा। जो डिप्लोमेट्स हैं वो सब लिखकर फाइनल कर चुके हैं। औपचारिक रूप से जो ऐलान होंगे वो इस दिन होंगे। यहाँ से फुर्सत होकर दोनों लगभग 4 बजे इंडिया रसिया बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। बिजनेस लीडर से मिलने के लिए भारत मंडपम जाएंगे। इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो बायलैटरल ट्रेड को और मजबूत करना है। रसिया के ट्रेडर्स होंगे, हिंदुस्तान के उद्योगपति होंगे। दोनों लीडर्स मिलेंगे तो कुछ बात बनेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। शाम करीब 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक राजकीय भोज पर मेजबानी करेंगी पुतिन की। इस तरह तकरीबन 30 घंटे तक चलने वाला पुतिन का दौरा कंक्लूड होगा और वो रात तक लौट जाएंगे अपने मुल्क। पुतिन लगभग 4 बरस बाद हिंदुस्तान आ रहे हैं। इससे पहले 2021 में आए थे, लेकिन रूस यूक्रेन वॉर के चलते उनका बाहर जाना अब कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो प्रतिबंध है। यूएन ने लगाए हैं, यूएस ने भी प्रतिबंध लगाए हैं। इसलिए ज़्यादातर देश उनकी मेजबानी से बचते हैं कि हम इस पछड़े में पड़े ही ना। लेकिन रूस और भारत का जो संबंध बरसों पुराना है, सोवियत यूनियन के जमाने से पक्की दोस्ती है और पुतिन को सत्ता में आए 25 बरस हो ही चुके हैं। तो पुतिन के साथ भारत का एक अलग बॉन्ड है। उनकी लीडरशिप में ही एक एनुअल समिट शुरू हुआ था। उस जमाने में भारत के प्रधानमंत्री होते थे अटल बिहारी वाजपेयी। कालांतर में ये एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म के तौर पर डेवलप हो गया और हर साल इसकी मेजबानी कभी इधर तो कभी उधर होती रही। तो इस समिट में कौन कौन से समझौते पर मुहर लग सकती है, 5 के बारे में हम आपको बता सकते हैं। नंबर 1, लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट। इस पर बात पक्की हो गई है। ये क्या है? रूस को अपनी फैक्ट्रीज और कंपनीज चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। वो पॉपुलेशन वहाँ थीन है, चीन से बड़ी संख्या में लोगों को वो बुलाते हैं, लेकिन चीन ने अपने यहाँ ही रोजगार को पर्याप्त बंदोबस्त किया हुआ है। उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स की आज भी। ऐसे में रूस चाहता है कि हिंदुस्तान से भी स्किल्ड लेबर माइग्रेट करें रूस, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। क्योंकि यहाँ लोग बाहर काम करने के लिए जाते ही हैं, तो रूस का विचार है कि भारत में जो टैलेंट है उसको रूस में बुलाया जाए। हर साल रूस में वर्क परमिट पाने वाले हिंदुस्तानियों की संख्या बढ़ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साल के अंत तक रूस विदेशों से 10 लाख लोगों को काम करने के लिए अपने यहाँ बुलाने का टारगेट रखे हुए हैं। इसमें से बहुत बड़ी संख्या हिंदुस्तान से जाएगी। ऐसे में इन काम करने वाले लोगों के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए ताकि वो सिक्योर रहें, उनके राइट्स का हनन न हो। सुरक्षा के लिए एग्रीमेंट साइन होगा।
कि जैसे आपने पहले देखा होगा हाल के दिनों में कि लोगों को झांसा दे करके काम के बहाने रूस बुलाया गया या ईस्टर्न ब्लॉक के किसी मुल्क में बुलाया गया और फिर उन्हें जबरन लड़ने के लिए यूक्रेन भेजा गया। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार अब किया जा रहा है। नंबर 2, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन 5 देशों का इकोनॉमिक यूनियन है। इसमें रूस है। इसमें कौन कौन है? रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, अर्मानिया, किर्गिस्तान। भारत और EAU के बीच FTA की मांग इसलिए उठी ताकि इन देशों से और भारत के साथ आसानी से व्यापार कर सके। इससे भारतीय निर्यातकों, खासकर जो टेक्सटाइल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, इंजीनियरिंग गुड्स, फूड प्रोसेसिंग वगैरह में काम कर रहे हैं, इनको एक नया मार्केट मिल जाएगा टैरिफ फ्री या टैरिफ कम के साथ। इस एग्रीमेंट की बात इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा लिया था। तो अब बात हुई कि जो बाकी FTAs हैं उनमें हिंदुस्तान अपनी जो कवायद है उसको तेज करे। तीसरा बिंदु है Su-57 और S-500। Su-57 रूस का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। खबर है कि भारत को ऑफर किया गया है। खबर क्या है सब जानते ही हैं। रूस का ऑफर रहा है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भी तैयार है, लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए भी तैयार है। अभी जो रशियन एयरफोर्स है वही इसकी सीमित संख्या में इस्तेमाल कर रही है। अगर ये डील हो ही जाती है, जिसकी संभावना हमें पर्सनली कम लगती है, तो देखना होगा कि रूस भारत को इनकी सप्लाई कैसे कर पाता है, क्योंकि अभी उनकी जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको मीट नहीं कर पाए हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रूस भारत को S-500 का प्रस्ताव भी देगा। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो आने वाले खतरों के लिए भी तैयार रहेगा। S-400 का एक उन्नत संस्करण है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंगेज कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को, स्टेल्थ हेलजेट्स को और नियर स्पेस ऑब्जेक्ट्स को, लोअर अर्थ ऑर्बिट से होने वाली चीज़ों को भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है। अगर ये डील हो जाती है तो भारत को एक बढ़त मिल जाएगी, क्योंकि इतना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम फिलहाल साउथ ईस्ट एशिया में कोई यूज़ नहीं कर रहा है। नंबर 4 है रिलॉस एग्रीमेंट। रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। जैसा हमने पहले बताया, इस समझौते में भारत और रूस की सेनाओं की पहुंच एक दूसरे के मिलिट्री ठिकानों तक हो जाएगी। अब पहुंच हो जाने से मतलब ये नहीं कि कोई भी सेना जब चाहे बिना बताए मुंह उठाकर जा सकती है। इसका फ्रेमवर्क तैयार होगा, पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा। ऐसा समझौता हम US के साथ कर चुके हैं। लेमुआज इसका नाम है। रूस के साथ हम बहुत लंबे समय से बात कर रहे थे। इस बरस फरवरी में महीने में मॉस्को में इस बात पर हुई थी और इनिशियल लेवल पर इससे साइन कर दिया गया था। उस समय भारत की तरफ से राजदूत विनय कुमार और रूस की ओर से उपरक्षा मंत्री जनरल अलेक्जेंडर फोमिन ने इस डॉक्यूमेंट को साइन किया था। रूस में जो संसद है डूमा, उसके लोअर हाउस में इसकी राटिफाई कर दिया गया है। पूरी संभावना है जब पुतिन यहाँ पर हैं तो इस समझौते को अमली जामा हिंदुस्तान की ओर से भी पहना दिया जाएगा। क्या होगा इससे? रूस के मिलिट्री पोर्ट्स और बेस का इस्तेमाल इंडियन नेवी और एयरफोर्स कर पाएंगे। तेल भरवाना हो, राशन लेना हो, इमरजेंसी के हालात हों या स्पेयर्स आपको चाहिए, किसी जहाज़ की मरम्मत करनी हो, तो हम रूस से मदद ले सकते हैं। इसी तरह रूस को भी ये ट्रीटमेंट, रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट हिंद महासागर के इलाके में मिलेगा जहां हमारे बेसेस हैं। तो एक तरह से इंडियन नेवी के लिए आर्कटिक को दरवाजे खुलेंगे और रूस के लिए इंडियन ओशन के दरवाजे खुलेंगे। अब एक बड़ा कायदे का सवाल है कि क्या जंग के हालात में दोनों एक दूसरे की फैसिलिटी का इस्तेमाल करेंगे या साथ देने आएंगे? इसका जवाब एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट नहीं हुआ है जैसे नेटो देशों के बीच है। एक पर हमला हुआ तो दूसरे को आना है, मदद करना ही है, बच नहीं सकते हैं वो। इस समझौते के बाद अगर भारत और रूस चाहें तो जंग की स्थिति में अपनी इस्तेमाल करने दें अगले को, लेकिन ये पूरी तरह उन पर डिपेंड करेगा जो डिसीजन मेकर्स होंगे उस समय के। 5वां नंबर है न्यूक्लियर डील का। रूस और भारत को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR वाली टेक्नोलॉजी देने पर काम कर रहा है। उसका इरादा है, ऐसा बताया जा रहा है कि छोटे न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं जो जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा जगह नहीं लेते, इससे भारत की बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ सकती है। इसके अलावा मौजूदा न्यूक्लियर प्लांट्स की कमियों को पूरा करने की बात भी हो सकती है। भारत रूस के साथ मिलकर पहले से ही कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स बना रहा है जिनका काम चल रहा है। टारगेट ये होगा कि जो प्लांट अभी अधूरे हैं या जिन्हें अपडेट चाहिए उनका फाइनल किया जाएगा।
इसके अलावा रूसी सेना में भर्ती भारतीय नागरिकों की सुरक्षा वापसी सुनिश्चित करने की जो प्रक्रिया होगी, इस पर चर्चा होगी, जिसका जिक्र कुछ देर पहले हमने किया। कई भारतीयों को काम का झांसा देकर रूस बुलाया गया था और रूसी सेना में उन्हें भर्ती कर लिया गया है, लड़ने के लिए फोर्स किया गया। ये हुई संभावित समझौते की बात। अब आते हैं विश्व राजनीति के सवाल पर। इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में इसका कैसे देखा जाएगा, जो हमने शुरू में पूछा था। याद कीजिए पुतिन के स्पोक पर्सन की, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम रिश्ते मजबूत करने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा कि भारत के लिए कितना तैयार है। जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज बेलिना चकारो ने पुतिन के स्पोक पर्सन की टिप्पणी पर एक पोस्ट लिखी है। उनका मानना है कि रूस ने भारत के सामने यह ऑफर रखकर चीन पर बढ़ी अपनी निर्भरता को बैलेंस करने की कोशिश है। वो ये नहीं चाहते कि उनके भी सारे पत्ते चीन के खेमे में रहें। वो भी चाहते हैं कि चाइना +1 वो लोग भी सोच रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या भारत इसके लिए रेडी है, क्या भारत इसके लिए तैयार है। बहुत से जानकार मानते हैं कि हम रूस के साथ वैसे संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं हैं जैसे चीन ने बनाए हैं। वो उनको पार्टनरशिप है। भारत की ज़रूरत रूस और अमेरिका दोनों से है। रूस से भारत की एनर्जी और डिफेंस के मामले में दोस्ती है, जबकि अमेरिका से बिजनेस वाला जो रिश्ता है वो बहुआयामी है। वहाँ पर डिफेंस है लेकिन बिजनेस वाली बात ज़्यादा है। 2024 में अमेरिका और भारत का जो बायलैटरल ट्रेड था $139 बिलियन था और $45 बिलियन का ट्रेड सरप्लस हिंदुस्तान के पक्ष में था। आप ये नहीं भूल सकते। ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप के टैरिफ के बाद सब कुछ बिगड़ गया। कई मामलों में हमें भारत ने छूट भी दी हुई है। पॉजिटिव नोट पर अब भी बात चल रही है। यही उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर हो जाएगी। वहीं रूस के साथ हमारा ट्रेड $65 बिलियन के आसपास दिखता है, लेकिन यह सिर्फ प्रतिबंधों की वजह से हुआ है। एक तरफा व्यापार है। हम सस्ते दाम में वहाँ से तेल खरीद रहे थे, जो ट्रंप की धमकी के बाद हमने रोक दिया गया। रूस के साथ व्यापार में फ़ायदा है, लेकिन बीते दिनों में साफ हुआ है कि भारत अमेरिकी दबाव को झेलकर रूस से व्यापार नहीं करना चाहता है। रिलायंस ने रूस से तेल खरीदना यूं ही नहीं बंद किया है, ट्रंप की धमकी के बाद किया है। इसलिए रूस की ओर से बार बार संकेत दिया जा रहा है कि हम तो तैयार हैं, आप कितना तैयार हैं ये बताइए। तो कुल मिलाकर व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा सिर्फ 30 घंटे का भले ही हो, लेकिन इसके राजनीतिक संकेत, सामरिक संदेश और आर्थिक अर्थ ये 3 महाद्वीपों में पढ़े जाएंगे। यूरोप के साथ बढ़ते तनाव, अमेरिका के साथ बिगड़ते समीकरण और चीन पर बढ़ती निर्भरता, इन तीनों के बीच रूस एक नए संतुलन की तलाश में है और भारत उस संतुलन की सबसे महत्वपूर्ण धुरी बनकर उभर रहा है। भारत के सामने चुनौती ये नहीं कि वो रूस की दोस्ती निभाए या न निभाए। चुनौती ये है कि वो अपने हितों को किस तरह से बिना दबाए, बिना डर और बिना किसी तीसरे देश की छाया के परिभाषित करे। रूस ने जो संकेत पुतिन के प्रवक्ता के जरिए दिए, वो संकेत किसी सामान्य कूटनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक खालीपन का प्रतीक है, जिससे बेहतर निकलने के लिए रूस भारत के एक नए स्तर की साझेदारी का प्रस्ताव दे रहा है। लेकिन क्या भारत इस प्रस्ताव को उसी गहराई से लेगा? क्या दिल्ली, मॉस्को और वाशिंगटन के बीच अपने संतुलन को पहले की तरह सहज और टिकाऊ बनाए रख पाएगी, या यूक्रेन युद्ध और ट्रंप की नई नीतियां इस संतुलन को और जटिल बना देंगी? इन सवालों के जवाब अगले 24 घंटे में उस हैदराबाद हाउस, उस ज्वाइंट स्टेटमेंट और उन साइन की गई फाइलों में छुपे होंगे, जिनकी हर लाइन पूरे पश्चिमी जगत में पढ़ी जाएंगी। अब दुनिया की निगाहें दिल्ली पर हैं और जब भी दुनिया दिल्ली को देखती है, भारत को तय करना होता है कि वो सिर्फ एक बैलेंसिंग पावर बनकर रहेगा या एक निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।